हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट 2025 जहां पे हम एग्जाम रिलेटेड कंटेंट कवर करेंगे और इसमें जो भी स्कीम्स दिए हैं वो हम डिटेल में कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका एक रिव्यू देख लो। देखिए, इसमें हम कंप्लीट बजट कवर करने वाले हैं, यहाँ इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। साथ ही जो भी बजट में स्कीम्स आएंगे उस स्कीम का हम बैकग्राउंड बताएंगे कि यहाँ पे ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी और उसके ऑब्जेक्टिव्स और आउटले क्या है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने एमसीक्यू फॉर्मेट यूज नहीं किया। उसका रीजन ये है कि जब हम एमसीक्यू फॉर्मेट यूज करते हैं सो फिर यहाँ पे उस क्वेश्चन के रिलेटेड तो सारे फैक्ट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बजट के कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। सो वो नहीं होने के लिए हमने वीडियो निकाला है जहाँ पे हम बस फैक्ट कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजट में यहाँ पे 4 इंजिन ऑफ डेवलपमेंट बताए गए। एक है एग्रीकल्चर, देन एमएसएमई, देन इन्वेस्टमेंट एंड देन एक्सपोर्ट। सो यहाँ पे इस वीडियो में भी हम यहाँ पे चारों इंजिन को एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले 6 से 7 महीने में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए बजट ये सुपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो इसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी बना दिया है। अब यहाँ पे ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, हमारा अफेयर्समैन आरबीआई का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सब्सक्राइब बाजू में एक जॉइन बटन दिखेगा। उस जॉइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड एसेट का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज एग्रीकल्चर। यहाँ बोला है कि बजट में एक प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई जहाँ पे एग्री डिस्ट्रिक्ट इंप्रूव की जाएंगी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना का फोकस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और यहाँ पे फार्मर्स के वेलफेयर इंप्रूव करने पर है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होंगे। और ये प्रोग्राम एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तरह बनाया है जहाँ पे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करने के लिए था। आगे बताया गया कि ये प्रोग्राम एग्जिस्टिंग स्कीम को कंबाइन करके और स्पेशल मेजर्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे या जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है और यहाँ पे क्रेडिट पैरामीटर्स बिलो एवरेज है। उसके बाद बोला गया कि इसका टारगेट 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट देना है। साथ ही उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स प्रमोट की जाएंगी, जहां जिसमें एडवांस सीड्स, फर्टिलाइजर और द टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा, यहाँ जिससे इनकम बढ़े और सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो। साथ ही यहाँ पे इको फ्रेंडली और क्लाइमेट रेसिलेंट फार्मिंग मेथड्स भी प्रमोट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी पंचायत और ब्लॉक लेवल पर डेवलप की जाएंगी, यहाँ ताकि हार्वेस्ट के बाद होने वाले लॉसेस कम हो सके और फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके। आगे बताया गया कि इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव की जाएंगी, यहाँ जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाने और यहाँ पे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रमोट करने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे फार्मर्स के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा, यहाँ ताकि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें मदद मिले। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग को एनकरेज किया जाएगा, यहाँ ताकि फार्मर्स इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पर डिपेंड ना रहे। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ बजट में बताया गया रिगार्डिंग द मल्टी सेक्टरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम। ये मल्टी सेक्टर रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जब रूरल लाइवलीहुड्स और इकोनॉमिक रिसाइलेंस बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। और ये प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंप्लीमेंट होगा, यहाँ ताकि एग्जीक्यूशन और इफेक्टिव हो। नेक्स्ट बोला गया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है और यहाँ पे रूरल वर्कर्स को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए स्किल डेवलप करना है। साथ ही यहाँ पे रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ ताकि नए एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस क्रिएट हो सके। उसके बाद फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने को एनकरेज किया जाएगा, यहाँ ताकि एग्रीकल्चर एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बने। साथ ही बोला गया कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, यहाँ ताकि ज्यादा लाइवलीहुड ऑप्शंस क्रिएट हो और लोगों को मजबूरी में माइग्रेशन ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ फेज 1 में सर्व डेवलपिंग एग्री इंडस्ट्रीज कवर होंगे, यहाँ जिसमें उन एरियाज पर ध्यान दिया जाएगा या जिसमें अभी तक पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है। आगे बताया गया कि रूरल वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एम्पावर किया जाएगा और यहाँ पे यंग फार्मर्स को मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे रूरल यूथ को जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को बेटर रिसोर्सेज और मार्केट्स तक एक्सेस दिलाने में मदद की जाएगी। साथ ही यहाँ पे लैंडलेस फैमिलीज के लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग के अलावा अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स क्रिएट किए जाएंगे। सो क्लियर हो गया आपको ये प्रोग्राम दैट इज मल्टी सेक्टर रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम। उसके बाद इस बजट में बात की गई अबाउट द आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एक स्पेशल इनिशिएटिव रहेगा जो डोमेस्टिक पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने और सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया। आगे ये मिशन 6 साल तक चलेगा, यहाँ जिसमें पल्स फार्मर्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया जाएगा।
साथ ही इसका फोकस तूर, उड़द और मसूर प्रोसेस पर होगा, जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बोला गया कि सेंट्रल एजेंसी तूर, उड़द और मसूर प्रोसेस का अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट करेगी, यहाँ ताकि फार्मर्स को बेहतर प्राइस मिले। उसके बाद प्रोक्योरमेंट नाफेड दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और एनसीसीएफ दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे एजेंसीज के थ्रू होगा और ये प्रोसेस 4 साल तक चलेगा। नेक्स्ट फार्मर्स को इन एजेंसीज के साथ रजिस्टर करना होगा और एग्रीमेंट साइन करना होगा ताकि वो प्रोक्योरमेंट स्कीम का हिस्सा बन सके। आगे बोला गया कि क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड डेवलप किए जाएंगे जो यहाँ पे ड्रॉट और डिसीज रेजिस्टेंट होंगे, यहाँ ताकि प्रोडक्शन स्टेबल रहे। और यह बोला गया कि इम्प्रूव्ड सीड वेराइटीज को प्रमोट भी किया जाएगा जो पल्सेस की प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट बताया गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेटर फार्मिंग टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और अब पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट इंप्रूव किया जाएगा, यहाँ तक कि पल्सेस का स्पॉइलेज और वेस्टेज कम हो। साथ ही यहाँ पे बेटर स्टोरेज फैसिलिटी और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। उसके बाद बोला गया कि फार्मर्स को रिन्यूमरेटिव प्राइसेस इंश्योर किए जाएंगे, यहाँ ताकि उनको बेहतर इनकम मिले। और यह बोला है कि डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम मिडिल मैन की डिपेंडेंसी कम करेगा और मार्केट स्टेबिलिटी बनाने में मदद करेगा। क्लियर हो गया? सो ये था हमारा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो हमारे बजट में बताया था। उसके बाद यहाँ पे और एक मिशन निकाला गया है दैट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी एक फोकस इनिशिएटिव है जो कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है और ये मिशन 5 साल तक चलेगा, यहाँ जिसमें कॉटन सेक्टर में लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स लाए जाएंगे। इसका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है जिसमें बेटर फार्मिंग टेक्निक्स का यूज होगा। नेक्स्ट बताया गया कि सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इको फ्रेंडली और एफिशिएंट प्रैक्टिसेस प्रमोट की जाएंगी। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन वेराइटीज कल्टिवेट करने पर फोकस होगा, यहाँ ताकि फाइबर क्वालिटी इंप्रूव हो। साथ ही बोला गया कि ये मिशन इंटीग्रेटेड 5 ईयर विजन के साथ अलाइंड है जो कॉटन वैल्यू चेन को स्ट्रांग बनाता है। इसमें आता है फार्म टू फाइबर जहाँ पे फार्मर्स को बेटर सीड्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है फाइबर टू फैक्ट्री जहाँ पे यहाँ टेक्सटाइल प्रोडक्शन के सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। देन है फैक्टर टू फैशन जहाँ पे हाई क्वालिटी फैब्रिक और क्लॉथिंग प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे फैशन टू फॉरेन जहाँ पे कॉटन एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। आगे बोला गया कि क्वालिटी कॉटन का स्टेडी सप्लाई इंश्योर किया जाएगा, यहाँ ताकि इंडिया के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट मिले। लास्ट में बोला गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज करने और ग्लोबल मार्केट में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। सो क्लियर हो गया आपको मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है बजट में एक फ्रेमवर्क निकाला गया है। ये फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो मराइन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करने के साथ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। नेक्स्ट बताया गया कि इसका ऑब्जेक्टिव मराइन सेक्टर का अनटैप पोटेंशियल अनलॉक करना और यहाँ पे एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस यहाँ प्रमोट करना है। उसके बाद बोला गया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रिच मराइन बायोडाइवर्सिटी है जो फिशिंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स में सस्टेनेबल फिशरीज और यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्रिवन सी फूड प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है फिश प्रोडक्शन और एक्वाकल्चर में जो स्ट्रॉन्ग मराइन सेक्टर को दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सी फूड एक्सपोर्ट्स 60,000 करोड़ का है जो यहाँ पे हमारे इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। क्लियर हो गया? ये था हमारा फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज। अब हम देखते हैं कि बाकी फार्मर के लिए क्या क्या की हाइलाइट्स बजट में दे गए। यहाँ बोला गया कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रांग बनाने और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव निकाले गए हैं। इसमें एक है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो यहाँ पे स्टेट्स के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा, यहाँ ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट बताया गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन बढ़ाना, यहाँ जिसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और अच्छी सीड्स वैरायटी प्रमोट की जाएगी और यहाँ पे सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंप्रूव किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे प्रोसेसिंग को प्रमोट किया जाएगा, यहाँ ताकि वैल्यू एडिशन हो और यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो। साथ ही यहाँ पे फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिल सके, इसके लिए मार्केट लिंकेज स्ट्रॉन्ग की जाएगी और यहाँ पे मिडिल मैन डिपेंडेंसी रिड्यूस की जाएगी। उसके बाद बोला गया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है जो पे मखाना सेक्टर को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन इंप्रूव करना, यहाँ जिसमें बेटर कल्टीवेशन टेक्निक्स और फार्मर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ प्रोसेसिंग को एफिशिएंट बनाया जाएगा, यहाँ ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो सके। आगे बोला गया कि वैल्यू एडिशन प्रमोट किया जाएगा जिसमें नए मखाना बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, यहाँ ताकि फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके और अब मार्केटिंग को स्ट्रांग बनाया जाएगा, यहाँ ताकि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में रीच एक्सपांड हो सके।
साथ ही यहाँ पे फार्मर्स को एफपीओ दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यहाँ ताकि उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मिले और यहाँ पे रिसोर्सेज का भी उन्हें अच्छा एक्सेस हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। ये नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स एक इनिशिएटिव है जो बीज की क्वालिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गया। उसके बाद इसका एम है कि यहाँ पे रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, यहाँ ताकि साइंटिफिक इनोवेशन के थ्रू एडवांस सीड वेराइटीज डेवलप की जा सके। नेक्स्ट बताया गया कि हाई यील्डिंग सीड्स का डेवलपमेंट और प्रोपोगेशन किया जाएगा जो यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके और यहाँ पे फार्म आउटपुट बढ़ा सके। साथ ही यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस सीड्स प्रमोट किए जाएंगे ताकि क्रॉप डैमेज और पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइमेट रिसाइलेंस सीड्स डेवलप किए जाएंगे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट झेल सके। और यहाँ पे जुलाई 2024 से अब तक 100+ सीड वेराइटीज रिलीज हो चुकी है जो पे फार्मर्स के लिए कमर्शियली अवेलेबल होंगी, यहाँ ताकि उनको बेटर क्रॉप परफॉर्मेंस मिल सके। क्लियर हो गया आपको नेशनल मिशन ऑन द हाई यील्डिंग सीड्स। नेक्स्ट बजट में बताया गया कि एनहांस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर्स के लिए फाइनेंस सपोर्ट बढ़ाने का एक इनिशिएटिव है जिसमें यहाँ पे लोन लिमिट्स इंक्रीज की गई। साथ ही यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर केसीसी के थ्रू लिए गए लोन्स का लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया। और यहाँ पे केसीसी के थ्रू 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और यहाँ पे डेयरी फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं जो उनको इजी क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पे केसीसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये केसीसी स्कीम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के आरवी गुप्ता के रिकमेंडेशन पर 1988 में लॉन्च की गई थी, यहाँ ताकि फार्मर्स को टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट सपोर्ट मिल सके। उसके बाद बोला गया कि केसीसी एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें फ्लेक्सिबल और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स है जो फार्मर्स के लिए इजी क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। साथ ही इसके थ्रू फार्मर्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड परचेज कर सकते हैं और प्रोडक्शन नीड्स के लिए कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि 2004 में स्कीम को एक्सपांड करके अलाइड और नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी इंक्लूड किया गया। साथ ही अब 2018-19 में फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को भी केसीसी के अंडर इंक्लूड कर दिया गया। आगे बताया गया कि केसीसी स्कीम को कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद बोला गया कि फाइनेंशियल प्रोविजंस में फार्मर्स को 7% पर एनम के रीजनेबल कॉस्ट पर एग्रीकल्चर क्रेडिट इंश्योर किया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पर 5 लाख तक, यानी कि पहले वो 3 लाख था, अभी वो 5 लाख हो गया, इसके लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है। साथ ही जो फार्मर्स टाइम पर लोन रिपे करते हैं उनको एडिशनल 2% इंटरेस्ट सबवेंशन और यहाँ पे 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव मिलता है, जिससे यहाँ पे उनका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कम हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द केसीसी फिशरी स्कीम। यहाँ बोला गया कि केसीसी फिशरी स्कीम 2018-19 में स्टार्ट हुई थी जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करती है। यहाँ बोला गया कि बैंक्स को फिश फार्मर्स के एप्लीकेशन रिसीव होने के 14 दिन के अंदर केसीसी इशू करना होता है। उसके बाद बताया गया कि जो फार्मर्स पहले से केसीसी होल्डर्स है उनको फिशरीज एक्टिविटीज के लिए भी 3 लाख तक का इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव मिलता है। और अब बोला गया कि नए केसीसी होल्डर्स के लिए फिशरीज रिलेटेड वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए 2 लाख तक का क्रेडिट लिमिट अवेलेबल था। नेक्स्ट बताया गया कि केसीसी फिशरी स्कीम में 7% का लेंडिंग रेट है, यहाँ जिसमें 2% इंटरेस्ट सबवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जो फार्मर्स टाइम पर रिपेमेंट करते हैं उनको एक्स्ट्रा 3% इंसेंटिव मिलता है, यहाँ जिसे इफेक्टिवली उनका इंटरेस्ट रेट 2 लाख तक के लोन पर सिर्फ 4% पर एनम हो जाता है। आगे बताया गया कि जन समर्थ पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट लेंडर्स को बेनिफिशियरी से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे ये पोर्टल 13 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर 4 लोन कैटेगरीज में लोन एक्सेस प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके थ्रू यूजर्स अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल भी ले सकते हैं जो लोन एक्सेस को सिंप्लीफाई करता है। क्लियर हो गया आपको? ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केसीसी। नेक्स्ट हम देखते हैं बजट में और क्या क्या बोला गया। इसमें बताया गया कि नामरूप आसाम में एक यूरिया प्लांट बनेगा जिससे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ेगा और रीजन के एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट इंडिया में अब तक 5 यूरिया प्लांट्स को रिव्यू किया गया, यहाँ ताकि डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एनहांस हो सके। इनमें आते हैं सिंदरी झारखंड, उसके बाद यहाँ पे बरौनी बिहार, देन यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे रामगुंडाम विच इज इन तेलंगाना और यहाँ पे तालचर विच इज इन ओडिशा। नेक्स्ट बताया गया कि इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रूरल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ ही यहाँ पे इंडिया पोस्ट एबीवीपी के साथ मिलकर
रूरल इकोनॉमी एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा और ये यहाँ पे पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो अलग अलग ग्रुप्स को सर्व करेगा। एग्जांपल यहाँ पे विश्वकर्मा, उसके बाद यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, देन वीमेन लेड बिजनेसेस, देन यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके बाद यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और यहाँ पे अदर रूरल बिजनेसेस। नेक्स्ट बताया गया है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ताकि उन लेंडिंग ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। साथ ही इससे कॉर्पोरेटिव्स को ज्यादा क्रेडिट मिल पाएगा जो अब रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज एमएसएमई। यहाँ पे पहली बात ये की गई कि इसमें एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रिव्यू कर दिया गया। अभी यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है वो देखो। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी है 1 करोड़, ये अभी हमने रिवाइज करके कर दिया है 2.5। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए था 10 करोड़, ये हमने रिवाइज करके कर दिया है 25। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए था 50 करोड़, ये हमने रिवाइज करके कर दिया है 125। नेक्स्ट यहाँ पे इसका टर्नओवर की बात करें तो पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस का था 5, सो वो हमने बढ़ा के कर दिया है 10 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेस का था 50 करोड़, वो हमने बढ़ा के कर दिया है 100 करोड़। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइजेस का था 250 करोड़, वो हमने बढ़ा के कर दिया है 500 करोड़। उसके बाद यहाँ बोला गया अबाउट द एनहांसमेंट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। यहाँ बोला है कि एमएससी के लिए दैट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए पहले क्रेडिट गारंटी कवर था 5 करोड़, लेकिन अभी वो रिवाइज करके कर दिया है 10 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे क्रेडिट गारंटी कवर था 10 करोड़, वो अभी हमने रिवाइज करके कर दिया है 20 करोड़। लास्ट में बताया है कि एक्सपोर्टर एमएसएमई के लिए जो भी वो अपना बैंक से टर्म लोन लेते हैं उसका यहाँ पे 20 करोड़ तक का उन्हें क्रेडिट गारंटी मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट बताया गया कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे जिससे स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को आसानी से क्रेडिट मिल सके। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके। और इसमें 5 लाख तक का क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। यहाँ इससे वर्किंग कैपिटल, उसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन और ऑपरेशनल कॉस्ट को सपोर्ट दिया जा सके। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड्स उन माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल है जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर है ताकि टारगेटेड सपोर्ट दिया जा सके। आगे बताया गया कि पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने का टारगेट है जिससे स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके। नेक्स्ट यहाँ बात की अबाउट द फंड्स ऑफ फंड इनिशिएटिव। इसमें यहाँ पे फंड्स ऑफ फंड्स एक नया इनिशिएटिव है जो स्टार्टअप्स को फाइनेंस सपोर्ट देगा और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करेगा। और इस फंड का स्कोप बढ़ाया गया है यहाँ जिसमें ज्यादा सेक्टर्स कवर किए जाएंगे और डाइवर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया यहाँ ताकि स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ सके, इनोवेशन को एंकरेज किया जा सके और बिजनेस ग्रोथ हो सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बजट में नए एंटरप्राइजेस के लिए एक स्कीम निकाली गई दैट इज स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। इस स्कीम का एम नए एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। साथ ही इस स्कीम से 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे वीमेन, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा यहाँ ताकि इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट बोला गया कि एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ तक का टर्म लोन्स मिलेंगे और यहाँ पे इस स्कीम को 5 साल तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा यहाँ ताकि नए बिजनेसेस को सस्टेन सपोर्ट मिल सके। क्लियर हो गया? साथ ही नेक्स्ट बजट में लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए कुछ किया गया। यहाँ बोला गया कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। साथ ही फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स के लिए एक यहाँ पे फोकस प्रोडक्ट स्कीम बनाई गई जो पे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करेगी। आगे बताया गया कि इस स्कीम में डिजाइन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने, देन यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्टैंडर्ड करने और यहाँ पे फुटवेयर और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जरूरी मशीनरी का प्रोविजन है। उसके बाद बोला गया कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स में 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, साथ ही यहाँ पे 1.1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का टारगेट है। आगे बताया गया कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए यहाँ पे टॉय सेक्टर पर फोकस रहेगा यहाँ जिसमें क्लस्टर्स, देन स्किलिंग प्रोग्राम्स और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेड इन इंडिया टॉयज का प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट है और यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान फॉर द टॉयज के साथ यहाँ पे सेक्टर को स्ट्रक्चर ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद बताया गया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार में एस्टेब्लिश किया जाएगा। और यह बोला है कि ये स्कीम फार्मर्स की इनकम बढ़ाने, वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में मदद करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का एम है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना यहाँ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। साथ ही की एरियाज में ईज और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को सिम्प्लीफाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाने के लिए वर्कर्स को हाई डिमांड जॉब्स के लिए स्किल दी जाएगी।
उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करना, देन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ाना होगा। साथ ही यहाँ पे क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा जो सस्टेनेबल और क्लाइमेट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। उसे बोला है कि ये मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा और पॉलिसी सपोर्ट, एजुकेशन रोड मैप्स और यहाँ पे गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिए जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में सोलर पीवी सेल्स, ईवी बैटरीज, मोटर्स, देन कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और अब ग्रिड स्केल बैटरीज बनाने का फोकस रहेगा। साथ ही इसका एम है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। इसमें यहाँ पे सबसे पहले बात की गई रिगार्डिंग द सक्षम आंगनवाड़ी एंड द पोषण 2.0। यहाँ बोला गया कि सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम ओवर 8 करोड़ बच्चों, देन 1 करोड़ प्रेग्नेंट और यहाँ पे लैक्टिन वीमेन और 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को सपोर्ट करता है, यहाँ पे खास तौर पे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट में। अब हमें पढ़ना पड़ेगा रिगार्डिंग द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। देखिए, ये स्कीम 2021-22 में रिस्ट्रक्चर हुई थी जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और पोषण अभियान को मर्ज करके अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 बना दिया गया। आगे बताया गया कि इसमें 4 सब स्कीम है, दैट इज ICDS, देन पोषण अभियान, देन स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और यहाँ पे नेशनल कैशर स्कीम। और ये यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम है जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कॉस्ट शेयरिंग होती है। नेक्स्ट बताया गया कि इसका विजन है बच्चों दैट इज 0 to 6 ईयर्स, उसके बाद एडोलेसेंट गर्ल्स दैट इज 14 to 18 ईयर्स और यहाँ पे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन के बीच में malnutrition को दूर करना और यहाँ पे इंडिया की ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना, यह क्योंकि वीमेन और चिल्ड्रन इंडिया के पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है। उसे बोला गया कि ये SDG 2 जीरो हंगर और SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करता है और यहाँ पे न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर फोकस करता है ताकि हेल्दी और प्रोडक्टिविटी एडल्ट्स बन सके। आगे बोला गया कि ऑब्जेक्टिव्स में malnutrition को कॉम्बैट करने के लिए एक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी डेवलप करना, उसके बाद यहाँ पे आंगनवाड़ी के सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को स्कीम जैसे कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और यहाँ पे पोषण अभियान से अलाइन करना। नेक्स्ट बोला गया कि इसके की एम्स में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, देन न्यूट्रिशन अवेयरनेस और यहाँ पे अच्छे डाइटरी हैबिट्स प्रमोट करना, उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को एड्रेस करना और यहाँ पे आयुष सिस्टम को होलिस्टिक वेलनेस के लिए इंटीग्रेट करना है। उसके बाद बोला गया कि पोषण 2.0 के कंपोनेंट्स में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आफ्टरवर्ड्स द मॉडर्न सेक्शन आंगनवाड़ी को अपडेट करना शामिल है। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट के एडोलेसेंट गर्ल्स को सपोर्ट दिया जाएगा। आगे बोला गया कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेनिफिशियरीज को नियरेस्ट आंगनवाड़ी पर आधार के साथ रजिस्टर करना जरूरी है और यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल्स को रेस्पेक्टिव स्टेट्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आयुष इनिशिएटिव्स में योगा एट होम, योगा विद फैमिली प्रमोट किया जाएगा ताकि फिटनेस को एनकरेज किया जा सके और इसमें 100% मेजरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इंश्योर किया जाएगा और यहाँ पे लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशन सोर्सेज जैसे कि जैगरी, मोरिंगा और यहाँ पे एनर्जी डेंस इंडिजिनियस फूड्स का प्रमोशन भी किया जाएगा। क्लियर है। सो ये था हमारा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान। उसके बाद बच्चों इस बजट में बात की गई अबाउट द अडल्ट टिंकरिंग लैब्स। यहाँ बोला गया कि अडल्ट टिंकरिंग लैब्स के थ्रू 50,000 लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सेटअप की जाएगी अगले 5 साल में। उसके बाद हमें पढ़ना होगा अबाउट द अटल इनोवेशन मिशन। यहाँ पे देखिए, ये अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने 2016 में लॉन्च किया था ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। ये जो एम है वो रिसर्च और इनोवेशन को स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च बॉडीज, इंडस्ट्रीज और MSMEs तक पहुंचाता है। साथ ही बोला गया कि एम का मेन काम इनोवेटर्स को फंडिंग और यहाँ पे मेंटरशिप देना है और यहाँ पे इनोवेशन को एनकरेज करना है। उसे बोला गया कि एम के की प्रोग्राम्स में अडल्ट टिंकरिंग लैब्स है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हैंड्स ऑन लर्निंग स्पेसेस प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को रिसोर्सेज और फंडिंग देती है। उसके बाद बोला गया कि अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस और अटल ग्रैंड चैलेंजेस इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटर इंडिया इनिशिएटिव इंडस्ट्री एक्सपर्ट को स्टूडेंट्स और स्टार्टअप से कनेक्ट करता है। साथ ही एम अकेडमिया, इंडस्ट्रीज, NGOs और इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर एक इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम क्रिएट करता है और यहाँ पे सभी इनिशिएटिव्स रियल टाइम में MIS सिस्टम्स और डायनामिक डैशबोर्ड के थ्रू मॉनिटर किए जाते हैं। क्लियर हो गया अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में बताया है। यहाँ बोला है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है।
देखिए, भारत ने प्रोजेक्ट को पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट रखा गया। और यह बोला है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है। ये एक तरह का फ्लैगशिप मिशन है जो इम्प्लीमेंट करता है द भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। नेक्स्ट बताया गया कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। और बोला है कि इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे USOF दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से फंडिंग होती है जो यहाँ पे रूरल और रिमोट एरियाज में अफोर्डेबल ICT सर्विसेज इंश्योर करता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि USOF दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2002 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बोला गया कि एजुकेशन स्ट्रेटेजी में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को एम्प्लॉय करके फाइबर कनेक्शन को लास्ट माइल तक एक्सटेंड करना है यहाँ जिससे कनेक्टिविटी स्पीडअप हो सके। इसका यहाँ पे एम है कि हमें कनेक्टिविटी एक्सपांड करना है और द नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि भारत नेट प्रोजेक्ट का एम है कि वो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कॉम्पीट करेगा, फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल। साथ ही वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी सर्विस दे के ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद बताया गया कि भारत नेट प्रोजेक्ट का गोल है कि यहाँ पे इंडिया के 6,40,000 विलेजेस को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करे और 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले। उसके बोला गया कि हर ग्राम पंचायत में मिनिमम 100 Mbps बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाएगी यहाँ तक कि लोग आसानी से ऑनलाइन सर्विसेज का यूज कर सके। आगे बताया गया कि भारत नेट प्राइवेट टेलीकॉम मॉडल को ऑर्डर करेगा यहाँ जिसमें एयरटेल और जियो की तरह यहाँ पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप होगी फाइबर कनेक्शन के लिए। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कवर करेगी और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स मेंटेनेंस और ऑपरेशन हैंडल करेंगे। और बोला है कि ये पार्टनरशिप 50:50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करेगी। नेक्स्ट बोला गया कि भारत नेट प्रोजेक्ट के कुछ फेजेस है। इसमें यहाँ पे पहले फर्स्ट फेज में दिसंबर 2017 तक 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना था अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल से। और यहाँ पे सेकंड फेज में मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था अंडरग्राउंड फाइबर। उसके बाद यहाँ पे पावर लाइन्स के ऊपर फाइबर, देन रेडियो और यहाँ पे सैटेलाइट का मिस यूज करके। साथ ही यहाँ पे थर्ड फेज दैट इज 2019-2023 में एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क बनाया जाएगा जो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के साथ फ्यूचर प्रूफ हो जिससे रिडंडेंसी मिले और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके। क्लियर हो गया? ये था हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट। उसके बाद बताया गया कि इस बजट में एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की गई। यहाँ पे इस भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का गोल है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में इंडियन लैंग्वेज बुक्स मिल सके। और यहाँ इस स्कीम के अंडर स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स और लर्निंग रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। साथ ही यहाँ पे ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश का हिस्सा है यहाँ जिसमें अस्मिता इनिशिएटिव भी शामिल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अस्मिता इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अस्मिता इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कि अगले 5 साल में 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में डेवलप की जाए। साथ ही ये एक जॉइंट एफर्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और भारतीय भाषा समिति के बीच जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक हाई पावर्ड कमिटी है। साथ ही इसका पर्पस है कि इंडियन लैंग्वेजेस को एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट करना और यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस को एनरिच करना यहाँ ताकि एजुकेशन ज्यादा इंक्लूसिव हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बजट में ये बोला है कि 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जो मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे। उसके बाद इन सेंटर का मेन फोकस ग्लोबल और डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड्स के हिसाब से स्किल्स को एनहांस करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे IITs में कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए 5 IITs में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा यहाँ ताकि हायर एजुकेशन और टेक्निकल लर्निंग को बढ़ावा मिल सके। साथ ही बोला गया कि AI में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जिसका टोटल आउटले रहेगा 500 करोड़। आगे बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहले ही अनाउंस किए गए थे। इसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज। उसके बाद बोला गया कि मेडिकल एजुकेशन को एक्सपांड करते हुए 10,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल में ऐड की जाएंगी। और ये प्लान एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है जिसमें अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीट्स इंक्रीज करने का एम है। साथ ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे यहाँ जिसमें 3 साल के अंडर सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेंटर सेटअप की जाएंगी। उसके बाद 2025-26 तक 200 कैंसर केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। आगे बताया गया कि अर्बन वर्कर्स की सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए एक यहाँ पे नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाएगी जो अर्बन पॉपुलेशन की इनकम और लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे PM स्वनिधि स्कीम के बारे में बताया था। इस बजट में बोला गया कि PM स्वनिधि स्कीम को रिवैम्प किया गया है जिसमें अब हायर लोन अमाउंट्स और UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 तक के लोन लिमिट यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स पे दी जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं अबाउट द पीएम स्वनिधि। यहाँ देखिए पीएम स्वनिधि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से फुल्ली फंडेड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उसके बाद इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन्स देना है और उन्हें रेगुलर रिपेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए इंसेंटिवाइज करना है। नेक्स्ट बोला गया कि लोन स्ट्रक्चर 3 टायर्स में है। यहाँ पे पहला लोन 10,000 का रहेगा, दूसरा लोन 20,000 का और यहाँ पे तीसरा लोन 50,000 का रहेगा। उसके बाद ये लोन्स कोलैटरल फ्री है, यानी कि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। आगे बताया गया कि ये लोन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, देन यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू दिए जाएंगे, जो पे ग्राउंड लेवल पे अर्बन पुअर और स्ट्रीट वेंडर के पास इजीली अवेलेबल होते हैं। आगे बोला गया कि ये स्कीम उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए अवेलेबल है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के रूल्स नोटिफाई किए हैं। साथ ही बोला है कि मेघालय भी अपने स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के साथ एलिजिबल है। आगे बताया गया कि स्कीम सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जो यहाँ पे अर्बन एरियाज में वेंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पहले सिर्फ वो वेंडर्स एलिजिबल थे जो मार्च 24, 2020 तक काम कर रहे थे। उसके बाद अर्ली लोन रिपेमेंट करने पर वेंडर्स को 7% पर एनम का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। ये सब्सिडी बैंक अकाउंट्स में हर 6 महीने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू क्रेडिट की जाएगी। साथ ही इसमें टाइमली रिपेमेंट से वेंडर्स को हायर लोन अमाउंट्स मिलती है और उनका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, जिससे वो हायर टर्म लोन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लास्ट में यह बोला है कि अर्ली लोन रिपेमेंट पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, जो कि नॉर्मली कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज करते हैं, लेकिन इस स्कीम में ऐसे एक्स्ट्रा फीस वेवर है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पे इस बजट में बात की है अबाउट द सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। देखिए यहाँ बोला गया है कि एक नई सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए लॉन्च की जाएगी जो उनकी वेलफेयर को सपोर्ट करेगी। और इस स्कीम में वर्कर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। साथ ही वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर हेल्थ के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उसके बाद ये स्कीम करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को बेनिफिट देने का एम करती है। आगे हम थोड़ा ई श्रम पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि ई श्रम पोर्टल एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को एम्पावर करता है। और यहाँ बोला है कि इसे 26 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद बताया गया कि इस पोर्टल का गोल एक नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स क्रिएट करना है। आगे बताया गया कि भाषणी प्रोजेक्ट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल को अपडेट किया है। साथ ही पहले सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और मराठी में अवेलेबल था, लेकिन अब ये पोर्टल 22 लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल है। क्लियर हो गया? अब हमने इसमें पीएम जन आरोग्य योजना की बात की, सो चलिए उस स्कीम के बारे में भी पढ़ते हैं। यह देखिए पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, ये यहाँ पे 2018 में लॉन्च की गई थी। साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है। और ये स्कीम हर फैमिली को 5 लाख तक हेल्थ कवरेज देती है जो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए होता है। साथ ही बोला गया कि इसमें सर्जरीज, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, डे केयर ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स का कॉस्ट कवर होता है। उसके बाद ये स्कीम एंटाइटलमेंट बेस्ड है, जिसमें बेनिफिशियरीज को सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ की वो नॉन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस फैमिली डाटाबेस का यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा में अभी कुछ फैमिलीज ऑथेंटिकेट नहीं हो पाती। और यह बोला है कि पीएम जन आरोग्य योजना के फंडिंग का पैटर्न अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग है। यह बोला है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो अपनी रजिस्ट्रेशन रखती है उनके लिए फंडिंग 60:40 के रेशियो में होती है, यानी कि जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 फंडिंग रेशियो है। और यहाँ पे यूटीज जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं रखती उनके लिए 100% सेंट्रल फंडिंग होती है। आगे बताया गया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो पीएम जन आरोग्य योजना को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। साथ ही यहाँ पे स्टेट हेल्थ एजेंसी हर स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्स बॉडी होती है जो यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करती है। क्लियर हो गई आपको ये स्कीम? नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी। इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक है PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बोला गया कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री अपने प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल का पाइपलाइन बनाएगी PPP मोड में। और यहाँ पे स्टेट्स को एंकरेज किया जाएगा कि वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम का सपोर्ट लेकर PPP प्रपोजल प्रिपेयर करे।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, दैट इज IIPDF स्कीम। यहाँ बोला गया है कि IIPDF स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो यहाँ पे क्वालिटी ट्रिपल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए सपोर्ट देती है। और अब बोला है कि ये स्कीम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद IIPDF का कॉर्पस 100 करोड़ का इनिशियल बजटरी आउटले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। उसके बाद IIPDF की फंडिंग ऑलरेडी ऑपरेशनल वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अलावा है जो यहाँ पे ट्रिपल पीस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। आगे बताया गया है कि IIPDF अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होगा और यहाँ पे नीति आयोग का एक रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या फिर यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट DEA दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे। उसका बोला गया कि कमेटी का काम प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट फंडिंग के लिए एलिजिबल है। और बोला है कि ये कमेटी फंडिंग और रिकवरी के टर्म्स और कंडीशन भी तय करती है। साथ ही एक माइलस्टोन सेट करती है यहाँ जिसमें फंड्स का डिसबर्समेंट और रिकवरी होता है जब जरूरी हो। उसका बोला गया है कि DEA का PPP सेल इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे IIPDF स्कीम के लिए एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। ये हो गया आपको। नेक्स्ट ईयर बजट में ये भी बोला है कि 1.5 लाख करोड़ का प्रपोज आउटले है जो स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने के लिए अलोकेट किया गया। साथ ही ये लोन्स 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होंगे। उसके बाद इसका मेन गोल है स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना और फोकस है कि स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इस बजट में बात की गई अबाउट द एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। यहाँ बोला गया कि नया प्लान है सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो रहेगा फ्रॉम 2025 to 30, जो यहाँ पे 10 लाख करोड़ का टारगेट रहेगा और जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सस्टेनेबल बनाता है। साथ ही यहाँ पे NMP का मेन फोकस ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को मोनेटाइज करना है और इसमें पहले 6 लाख का टारगेट था, अब यहाँ पे टारगेट 10 लाख करोड़ हो गया। आगे बोला गया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर पब्लिक सेक्टर एसेट के लीजिंग को कवर किया जाएगा और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-25 के बीच इम्प्लीमेंट होगा। साथ ही यहाँ पे NMP को नीति आयोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर डेवलप किया और यहाँ पे इसमें रोड्स, रेलवेज, पावर, सिविल एविएशन, देन टेलीकॉम और भी यहाँ पे कुछ सेक्टर शामिल थे और यहाँ पे ब्राउनफील्ड एसेट को मोनेटाइज करने का स्ट्रक्चर रोडमैप बताया था। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे मल्टी सेक्टर्स कवर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पाइपलाइंस, पावर, टेलीकॉम और वेयर हाउसिंग। साथ ही इसमें टॉप 5 सेक्टर का शेयर मोनेटाइजेशन वैल्यू में कुछ इस तरह है। दैट इज रोड है 27%, देन यहाँ पे रेलवे है 25%, देन यहाँ पे पावर है 15%, देन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है 8% और यहाँ पे टेलीकॉम है 6%। आगे बोला गया कि मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क में राइट्स को मोनेटाइज किया जाता है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है और यहाँ पे एसेट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी को वापस मिलते हैं। उसके बाद स्टेबल रेवेन्यू मॉडल पर भी फोकस किया गया है जो पे ब्राउनफील्ड एसेट को डी-रेज करने के लिए है जिसमें यहाँ पे स्टेबल रेवेन्यू पोटेंशियल हो। साथ ही यहाँ पर डिफाइंड पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है जिसमें यहाँ पे क्लियर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि NMP और NIP विच इज द प्लान ऑफ द 111 ट्रिलियन रुपीज, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है जिसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का फोकस है। उसके बाद बताया गया कि मोनेटाइजेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज किया जाता है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ जिसमें इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होने वाले इनकम का एक हिस्सा कमा सकते हैं। देर हो गया आपको। नेक्स्ट बजट में बोला गया अबाउट द जल जीवन मिशन। देखिए, जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया है यहाँ ताकि 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर सके। साथ ही यहाँ पे इस मिशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हुए जन भागीदारी दैट इज लोगों की भागीदारी के थ्रू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किया जाता है। और बोला गया है कि 2019 के बाद 15 करोड़ रूरल हाउसेल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन मिल चुके हैं जो कि 80% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द जल जीवन मिशन। देखिए, जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव है हर हाउस होल्ड को 55 लीटर्स वाटर पर पर्सन पर डे सप्लाई करना फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू। और बोला है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसका एम है वाटर कंजर्वेशन और वाटर सप्लाई और अब सप्लाई के लिए एक जन आंदोलन क्रिएट करना।
उसके बाद बोला गया कि जल जीवन मिशन के एम्स है एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम को फंक्शनल बनाना, देन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और टेस्टिंग, देन यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बेटर वाटर मैनेजमेंट, देन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को बढ़ाना और वाटर कंजर्वेशन करना, साथ ही यहाँ पे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज को प्रमोट करना। नेक्स्ट बोला गया है कि जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन विलेज लेवल पर हो रहा है, जिसमें पानी की सप्लाई को सुधारने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी समिति दैट इज वाटर कम्युनिटीज विलेज वाटर सप्लाई सिस्टम का प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस हैंडल करती है। इनमें यहाँ पे 10 से 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें कम से कम 50% वीमेन मेंबर्स होती है। साथ ही यहाँ पे मेंबर्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी टीचर शामिल होते हैं, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट यहाँ पे विलेज एक्शन प्लान एक बार बनाया जाता है, जो यहाँ पे सभी विलेज रिसोर्सेज को मर्ज करता है और ग्राम सभा से अप्रूव होने के बाद इम्प्लीमेंट होता है। साथ ही इसके फंडिंग पैटर्न डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग है। यहाँ बोला है कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो है 90:10, देन यहाँ पे बाकी स्टेट्स के लिए 50:50 और यूनियन टेरिटरीज को 100% सेंटर फंड करता है। साथ ही बताया गया कि जल जीवन मिशन 2021-22 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर अनाउंस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर सैचुरेटेड टाउन के घरों तक फंक्शनल टैप्स से पानी पहुंचाना। नेक्स्ट यहाँ पे SDG 6 दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के गोल को सपोर्ट करता है, जब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन प्रमोट करता है। उसके बाद बोला गया है कि ये जो अर्बन कंपोनेंट है, ये पे जल जीवन मिशन रूरल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री है, जहाँ पे रूरल में 2024 तक हर रूरल हाउसेज को पर पर्सन 55 लीटर्स पानी सप्लाई करने का एम रखा गया है। क्लियर हो गया आपको? ये है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट यहाँ पे अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात की है। यहाँ अर्बन सेक्टर रिफॉर्म का फोकस गवर्नेंस, म्युनिसिपल सर्विसेज, अर्बन लैंड और प्लानिंग पर रहेगा और बोला है कि इन एरियाज में रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे ताकि अर्बन डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही यहाँ पे अर्बन चैलेंज फंड का साइज 1 लाख करोड़ रहेगा। उसके बाद इस फंड का ऑब्जेक्टिव अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करना है, ये थ्रू द की प्रपोजल, जैसे कि सिटीज को इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन बनाना। उसके बाद यहाँ पे सिटीज की क्रिएटिव रीडेवलपमेंट करना और यहाँ पे अर्बन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। साथ ही बोला गया कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के अंडर स्टेट्स को एडिशनल बोरोइंग की परमिशन मिलेगी 0.5% ऑफ GSDP तक, लेकिन ये बोरोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स पर डिपेंड करेगी, यहाँ तक कि एफिशिएंसी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। आगे बोला गया कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का टारगेट है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करना। साथ ही यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में लीगल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। आगे बताया गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे फोकस होगा और 2033 तक कम से कम 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने का टारगेट है। और यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेक्टर को रिवाइव करने के लिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी को रिवाइज किया जाएगा, यहाँ तक कि डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को सपोर्ट किया जा सके। साथ ही यहाँ पे शिप ब्रेकिंग को प्रमोट करने के लिए इंडियन यार्ड्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दिए जाएंगे। नेक्स्ट बताया गया कि शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, यहाँ ताकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट को एनहांस किया जा सके। और यहाँ पे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का साइज 25,000 करोड़ होगा, जो यहाँ पे मैरीटाइम इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। साथ ही इस फंड में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 49% तक होगा और बोला है कि बाकी फंड्स पोर्ट्स और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से मोबिलाइज किए जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे उड़ान स्कीम के बारे में बताया है। यहाँ बच्चों ने बोला गया कि उड़ान स्कीम का नया फेज 120 नए डेस्टिनेशन को ऐड करेगा और 10 साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करेगा। साथ ही बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा और पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन और भीता में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। अब यहाँ पे उड़ान स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट और एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है। उसके बाद बताया गया कि उड़ान स्कीम का ड्यूरेशन 10 साल का है और इसके गोल्स में रिमोट और रीजनल एरियाज में एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड और यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करना, देन एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना और एविएशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट बोला गया कि एयरलाइंस को 50% सीट्स के लिए 2500 पर आवर ऑफ फ्लाइट का एयर कैप रखना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे एयरलाइंस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैक्स रिडक्शन और यहाँ पे एयरपोर्ट फ्री वेवर्स। साथ ही यहाँ पे उन्हें वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी अवेलेबिलिटी रहती है। उसके बाद बोला गया कि रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी बनाया गया है, जब वायबिलिटी गैप फंडिंग का सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट बताया गया कि स्टेट कंट्रीब्यूशन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए 10% और बाकी स्टेट्स के लिए 20% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद उड़ान के प्रीवियस फेजेस में उड़ान 1.0 ने अनरिजर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे 128 फ्लाइट्स रूट्स को अवॉर्ड किया गया, जहाँ पे 70 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड हुए। साथ ही यहाँ पे उड़ान 2.0 ने रिमोट एरियाज को कवर किया और उसमें सबसे पहले हेलीपैड्स को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट यहाँ पे उड़ान 3.0 ने हिली और यहाँ पे रिमोट रीजन्स को फोकस किया था और सी प्लेन ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बताया गया था कि उड़ान 4.0 ने आइलैंड्स और हिली स्टेट्स को प्रायोरिटी दी थी और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और आइलैंड्स में हेलीकॉप्टर और सी प्लेन ऑपरेशन इनेबल किए थे। साथ ही यहाँ पे उड़ान 5.0 में बड़े एयरक्राफ्ट को फोकस किया गया था, जिसमें कैटेगरी 2 में 20 to 80 सीट्स और यहाँ पे कैटेगरी 3 में मोर देन 80 सीट्स एयरक्राफ्ट शामिल है। आगे बोला गया कि रूट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब यहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच फ्लाइट डिस्टेंस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और यहाँ पे एयरप्लेन्स अपने रूट्स खुद प्रपोज करती है। आगे बताया गया कि वायबिलिटी गैप फंडिंग लिमिट को 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर कर दिया गया। साथ ही यहाँ पे मोनोपोली प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई एयरलाइन 75% पैसेंजर लोड फैक्टर के साथ 4 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स तक ऑपरेट करती है, तो फिर उसकी एक्सक्लूसिविटी विड्रॉ कर दी जाएगी। उसके बोला गया कि एयरलाइंस को रूट एलोकेशन के 4 महीने के अंदर ऑपरेशन शुरू करने होंगे, जो अभी पहले 6 महीने का टाइम होता था। साथ ही यहाँ पे नोवेशन प्रोसेस सिंपल बनाया गया है, जिसमें एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइन को रूट ट्रांसफर करना इजी और इंसेंटिवाइज होगा। नेक्स्ट बताया गया कि उड़ान 5.1 हेलीकॉप्टर रूट्स को बूस्ट करना है, जिसमें ज्यादा फंडिंग दी गई है। देन यहाँ पे लोअर एयरफेयर कैप से हेलीकॉप्टर ट्रैवल भी अफोर्डेबल बनाया गया है और यहाँ पे सिंगल और ट्वेल इंजन हेलीकॉप्टर्स के लिए हायर वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया गया। आगे बोला गया है कि उड़ान 5.0 का फोकस लास्ट माइल कनेक्टिविटी और यहाँ पे स्मॉल एयरक्राफ्ट पर है, जो पे रिमोट एरियाज में टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके बाद उड़ान 5.3 और 5.4 का गोल पहले डिसकंटिन्यू हो चुके रूट्स को रिवाइव करना है, जिससे यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो सके। क्लियर हो गया आपको उड़ान स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट द वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट। यहाँ बोला है कि वेस्टर्न कोशी कैनाल मिथिलांचल में अबाउट 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को इरिगेट करेगा, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए स्टेट्स के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएगी, जिससे माइनिंग प्रोसेसेस और बेटर हो सके। आगे बताया गया कि एक नया स्टेट माइनिंग इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा, जो स्टेट्स के माइनिंग परफॉर्मेंस को एसेस करेगा, यहाँ जिसमें माइनर मिनरल्स भी शामिल होंगे। और यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स रिकवरी के लिए एक यहाँ पे नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी, जो यहाँ पे टेलिंग्स विच इज मिनरल एक्सट्रैक्शन की वजह से जो वेस्ट मिनरल होते हैं वहां से इंपोर्टेंट मिनरल्स रिकवर करने पे फोकस करेगी। साथ ही ये पॉलिसी रिसोर्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी और इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड को सपोर्ट करेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ बजट में सौम्या फंड के बारे में बोला है। देखिए सौम्या फंड मतलब स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। यहाँ बोला है कि सौम्या फंड 2 के अंडर 2025 तक 40,000 हाउसिंग यूनिट्स कंप्लीट करने का टारगेट है। अब यहाँ पे हम सौम्या फंड के बारे में बैकग्राउंड पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सौम्या फंड का पर्पस स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, यहाँ ताकि लोगों को अपने घर टाइम पर मिल सके। आगे बताया गया कि इस फंड को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्पॉन्सर करती है और एसबीआई की सब्सिडारी एसबीआई कैप वेंचर्स मैनेज करती है। उसके बाद बोला है कि ये एक बड़ा रियल एस्टेट इक्विटी फंड है, जो सिर्फ यहाँ पे इनकम्प्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंड और मॉनिटर करता है। आगे बोला गया कि ये कैटेगरी 2 AIF विच इज द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड डे फंड है, जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। और बोला है कि सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स जो फंड्स की कमी की वजह से रुक गए हैं उन्हें ही फंडिंग मिलेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन के करीब है वही यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। साथ ही बोला गया कि सिर्फ अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलिजिबल है, या जिसमें हाउसिंग यूनिट्स का साइज 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्थ पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स ही फंडिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ नेटवर्थ पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोजेक्ट का रिसीवेबल अमाउंट ईयर प्लस अनसोल्ड इन्वेंटरी की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीशन कॉस्ट और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको। सो ये था सौम्या फंड। नेक्स्ट है बजट में पीएम गति शक्ति के बारे में बोला। यहाँ बोला है कि प्राइवेट सेक्टर अब पीएम गति शक्ति पोर्टल से जरूरी डाटा और मैप्स एक्सेस कर सकती है, यहाँ ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और प्रमोशन मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द पीएम गति शक्ति स्कीम। देखिए ये पीएम गति शक्ति स्कीम का एम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिससे प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो, कॉस्ट बचे और नए जॉब्स क्रिएट हो।
साथ ही बोला गया कि ये स्कीम ₹110 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को भी इंक्लूड करती है, जो अभी 2019 में लॉन्च हुआ था। और इस स्कीम का मेन फोकस लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाना और यहाँ पे पोर्ट्स पर द टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करना है, जिससे ट्रेड बढ़ सके। उसके बाद यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 नए डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, एक यहाँ पे तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। उसके बोला गया है कि 4G कनेक्टिविटी हर विलेज तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर और ऐड किए जाएंगे। आगे बताया गया कि 2024-2025 तक यहाँ पे टारगेट अचीव करना है। एग्जाम्पल हियर 2 लाख किलोमीटर तक नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंड करना, देन यहाँ पे 200 से ज्यादा नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और यहाँ पे वाटर एरोड्रोम्स क्रिएट करना। साथ ही बोला गया है कि स्कीम में 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेगी, यहाँ तक कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक साथ हो। उसके बाद बताया गया कि इससे डिसजॉइंटेड प्लानिंग, देन स्टैंडर्डाइजेशन की कमी, देन क्लियरेंस में प्रॉब्लम्स और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइमली क्रिएशन और यूटिलाइजेशन जैसे इश्यू सॉल्व होंगे। उसके बाद यहाँ पे गतिशक्ति रीजनल प्लेटफॉर्म एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म होगा, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को और बेटर बनाएगा और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया आपको पीएम गतिशक्ति स्कीम। नेक्स्ट है बजट में टूरिज्म के रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स बताए हैं। यहाँ बोला गया कि टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को स्टेट्स के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, यहाँ ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, यहाँ जिससे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव हो सके। साथ ही बोला गया कि होम स्टे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए मुद्रा लोन दिए जाएंगे, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। उसके बाद मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का एक्सेसिबिलिटी और ट्रैवल को इजी बनाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे स्टेट्स को परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, यहाँ ताकि वो अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को और बेटर मैनेज कर सके। नेक्स्ट बोला गया कि इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ई वीजा फैसिलिटी सिंप्लीफाई की जाएगी और यहाँ पे वीजा फीस वेवर दी जाएंगी। साथ ही यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा से जुड़े डेस्टिनेशंस का स्पेशल डेवलपमेंट होगा, यहाँ ताकि बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे हील इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल पेशेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया टूरिज्म के रिलेटेड इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट देखते हैं हम इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। इसमें बोला गया कि यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, यहाँ जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल होगा। साथ ही इस इनिशिएटिव का मेन गोल है नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाना और कटिंग एज रिसर्च को प्रमोट करना। आगे बताया गया कि डीप टेक फंड्स ऑफ फंड लॉन्च किया गया, जो यहाँ पे नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा, जो यहाँ पे डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काम कर रही है। और बोला है कि ये फंड एआई, देन हियर क्वांटम कंप्यूटिंग और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेगा, यहाँ ताकि इंडिया ग्लोबल इनोवेशन में आगे बढ़ सके। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद यहाँ पे बात की रिगार्डिंग द पीएम रिसर्च फेलोशिप। यहाँ बोला गया कि पीएम रिसर्च फेलोशिप के थ्रू 10,000 फेलोशिप दी जाएगी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, मेनली आईआईटीज और आईएससी में। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अबाउट द पीएम आरएफ स्कीम। यहाँ बोला गया कि ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी और इसका गोल था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रिसर्च में अट्रैक्ट करना। साथ ही यहाँ पे पीएमआरएफ से स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है पीएचडी प्रोग्राम्स में, जो पे कटिंग एज साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है, यहाँ पे नेशनल प्रायोरिटी के साथ। आगे बोला गया अबाउट द फेलोशिप बेनिफिट्स। इसमें पहले 2 साल 70,000 पर मंथ मिलता है, देन यहाँ पे थर्ड ईयर में 25,000 पर मंथ और यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 80,000 पर मंथ। साथ ही साल का 2 लाख रिसर्च ग्रांट मिलता है एकेडमिक कंटिजेंसी और ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। आगे बताया गया कि अब पीएमआरएफ के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। पहले सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईएससी, एनआईटीज, आईएससीआर, आईईएसटी और यहाँ पे द ट्रिपल आईआईटीज के स्टूडेंट एलिजिबल थे। साथ ही यहाँ पे गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट 750 से कम करके 600 कर दी गई है। नेक्स्ट बताया गया कि डायरेक्ट एंट्री में फ्रेश एप्लीकेंट जो एलिजिबल क्राइटेरिया मीट करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैटरल एंट्री में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो यहाँ पे 12 या 24 महीने कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ ही बोला गया कि एनआईटीज जो यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग के टॉप 25 में है, अब वो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बन सकती है। और बोला है कि एक नया रिसर्च और इनोवेशन डिवीजन एमएचआरडी के अंडर बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे एक डायरेक्टर लीड करेगा जो यहाँ पे रिसर्च और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट बजट में जीन बैंक के बारे में बताया है। यहाँ बोला है कि दूसरे जीन बैंक एस्टेब्लिश होगी यहाँ, जिसमें 10 लाख जर्म लाइन्स होंगी यहाँ, ताकि फ्यूचर में फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट पहला जीन बैंक 1996 में द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल ब्यूरो ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम आगे नेशनल जियोस्पैटियल मिशन के बारे में पढ़ते हैं।
यहाँ बोला है कि नेशनल जियोस्पेटियल मिशन का एम एक स्ट्रॉन्ग जियोस्पेटियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा डेवलप करना है। इससे यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डिजाइन और बेहतर किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि ज्ञान भारत मिशन का फोकस भारत के मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को सर्वे, डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कंजर्व करना है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट स्कोर करेगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एक यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को प्रिजर्व और यहाँ पे शेयर करने के लिए बनाया जा रहा है। क्लियर हो गया आपको? ये था नेशनल जियोस्पेटियल मिशन। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज एक्सपोर्ट। यहाँ पे बजट में सबसे पहले बात हुई है अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कॉमर्स, एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज मिलकर चलाएंगे, यहाँ ताकि एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ सके और बिजनेसेस ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रांग हो सके। साथ ही बोला है कि अलग अलग सेक्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक टारगेट सेट किए गए हैं, यहाँ ताकि एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोसेसेस और एफिशिएंट हो सके। आगे बोला गया कि एक्सपोर्ट क्रेडिट लेना आसान बन जाएगा, जिससे अब बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल नीड्स को मैनेज करके इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपांड कर सके। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे एक्सपोर्टर्स अपने रिसीवेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचकर वर्किंग कैपिटल सिक्योर कर सके। उसके बाद यह बोला है कि एमएसएमईज को इंटरनेशनल मार्केट्स में नॉन टैरिफ बैरियर्स को पार करने के लिए मदद मिलेगी, यहाँ ताकि उनका ट्रेड स्मूथ हो और यहाँ पे फॉरेन रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस बना रहे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बजट में बात की गई अबाउट द भारत ट्रेड नेट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ये भारत ट्रेड नेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करेगा, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाएगा और यहाँ पे फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जिससे ट्रेड की एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ ही ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होगा, जिससे यहाँ पे ट्रेड और लॉजिस्टिक ऑपरेशन के बीच सिमलेस कोऑर्डिनेशन हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटेन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, यहाँ ताकि बिजनेसेस ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन को आसानी से फॉलो कर सके और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन स्मूथ हो सके। ओके, नेक्स्ट बात की है अबाउट द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है, यहाँ ताकि इंडिया का रोल ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्ट्रांग हो सके। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटेशन ग्रुप बनाए गए हैं जो ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलके यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट्स और सप्लाई चेन्स पर फोकस करेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो इंडस्ट्री 4.0 के अपॉर्चुनिटीज को लिवरेज कर सके और यहाँ पे इनोवेशन, ऑटोमेशन, साथ ही यहाँ पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बजट में बताया गया अबाउट द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसमें यहाँ पे स्टेट्स को गाइड किया जा रहा है, यहाँ ताकि वो टायर 2 सिटीज में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एस्टेब्लिश कर सके और यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मेजर अर्बन एरियाज के बियॉन्ड भी जा सके। साथ ही इसके की फोकस एरियाज है द टैलेंट डेवलपमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर का एनहांसमेंट, देन बायलॉज बनाना और यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, यहाँ ताकि जीसीसीज के ग्रोथ के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन सके। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट बजट में बात की गई अबाउट द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो। यहाँ पे एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है, जिसमें हाई वैल्यू और पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है, यहाँ ताकि स्टोरेज और हैंडलिंग बेटर हो सके। उसके बाद यहाँ पे कार्गो स्क्रीनिंग और कस्टम प्रोसेस को सिमुलेट किया जा रहा है, यहाँ ताकि ये ज्यादा एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली हो, देन यहाँ पे डिलेस कम हो और यहाँ पे ट्रेड को बेहतर फैसिलिटेट किया जा सके। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि बजट में टैक्स रिफॉर्म्स कौन से लिए गए। यहाँ बोला गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर अप्रोच को एम्फसाइज किया, यहाँ जिसमें पहले टैक्स पेयर्स पर ट्रस्ट किया जाता है और जब जरूरत हो तो यहाँ पे स्क्रूटिनी की जाती है। और यह बोला है कि पिछले 10 सालों में कई रिफॉर्म्स लाए गए, यहाँ ताकि टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव हो और यहाँ पे टैक्स पेयर्स का बर्डन कम हो। साथ ही यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स के नए एफर्ट्स में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस लाए गए हैं। आगे बताया गया कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यहाँ पे टैक्स पेयर्स और ऑफिशियल्स के बीच पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और यहाँ पे डिस्क्रिशन कम हो। उसके बाद यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम का लॉन्च किया गया, जिसमें यहाँ पे टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है, यहाँ तक कि लिटिगेशन कम हो और डिस्प्यूट्स अमिकेबली रिजॉल्व हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स पेयर्स चार्टर बनाई गई है, जिसमें यहाँ पे टैक्स पेयर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को क्लियरली डिफाइन किया गया है, ताकि एक फेयर टैक्स सिस्टम हो जो यहाँ पे प्रमोट हो सके। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे टैक्स रिफंड्स के प्रोसेस को फास्ट बनाया गया है, ताकि यहाँ पे टैक्स पेयर्स को जल्दी रिफंड मिल सके और कंप्लायंस आसान हो। लास्ट में बोला है कि सेल्फ एसेट रिटर्न्स पर यहाँ पे 99% टैक्स रिफंड जल्दी प्रोसेस हो रहा है, जो एफिशिएंसी और टैक्स पेयर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। लेकिन क्या आपको विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में पता है? देखिए, विवाद से विश्वास 2 एक वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम है जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए है, जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे ये स्कीम उन डिस्प्यूट्स के लिए है जहाँ पे आर्बिट्रियल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे आर्बिट्रियल अवार्ड वो डिसीजन होता है जो आर्बिट्रियल प्रोसीडिंग को फाइनल बताता है। साथ ही इस स्कीम में स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स और ग्रेडेड सेटलमेंट ऑप्शंस है जो यहाँ पे डिस्प्यूट के पेंडेंसी लेवल के हिसाब से है। उसके बाद बताया गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को जल्दी और एफिशिएंटली रिजॉल्व किया जा सके, यहाँ तक कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्मूथ बनाया जा सके। और यहाँ पे ये स्कीम नए इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सर्टेनिटी मिलेगा। साथ ही यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर यहाँ पे ऑनलाइन फंक्शनैलिटी के थ्रू चलाई जाएगी। नेक्स्ट बोला गया कि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के डिस्प्यूट्स को कवर करती है, जैसे कि यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडीज, देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज और यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव एजेंसीज। साथ ही यहाँ पे मेट्रो कॉर्पोरेशन जो यहाँ पे सेंटर में 50% स्टेक रखती है वो यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल के साथ स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकती है। नेक्स्ट बताया गया कि सेटलमेंट अमाउंट के लिए अगर डिस्प्यूट कोर्ट अवार्ड से रिलेटेड है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को कोर्ट द्वारा अवार्ड या ऑफेयर किया जाएगा या फिर उन्हें यहाँ पे नेट अमाउंट का 85% मिलेगा। और अगर डिस्प्यूट आर्बिट्रियल अवार्ड से रिलेटेड है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को नेट अमाउंट का 65% मिलेगा। साथ ही यहाँ पे पिछली स्कीम दैट इज विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू एमएसएमईज थी जो यहाँ पे एमएसएमईज को फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए लॉन्च की गई थी जब उन्हें कोविड-19 के टाइम में प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर है? यहाँ बोला गया कि एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से बढ़कर 100% किया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा अगर कंपनीज अपनी पूरी प्रीमियम कलेक्शन को इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो। साथ ही यहाँ पे पेंशन सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड फोरम बनाया जाएगा जो यहाँ पे रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और पेंशन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगा, यहाँ ताकि पेंशन सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो सके। आगे बोला गया कि केवाईसी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए 2025 में एक रिवैम्प सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री लॉन्च की जाएगी और यहाँ पे इसमें पीरियोडिक केवाईसी अपडेट्स को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कस्टमर्स के लिए कंप्लायंस को आसान बनाएगा। साथ ही यहाँ पे कंपनीज के लिए फास्ट ट्रैक मर्जर्स का स्कोप एक्सपेंड किया जाएगा जिससे मर्जर्स का प्रोसेस सिंपल और एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद बताया गया कि इंडिया ने 2024 में उज्बेकिस्तान और यूएई के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, पर ये यहाँ पे अभी फोर्स में नहीं आए। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग मॉडल बीआईटी को रिवैम्प किया जाएगा ताकि यहाँ पे फर्स्ट डेवलप इंडिया अप्रोच को प्रायोरिटाइज किया जा सके जो यहाँ पे नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के साथ अलाइन करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे बजट में कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट की बात की है। इसमें बोला गया कि नाफेड एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करेगा, यहाँ जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव होगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगे। आगे बोला गया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स अपने सर्विसेज को रूरल एरियाज में एक्सपेंड करेगा, यहाँ तक कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े और यहाँ पे अंडर सर्व पॉपुलेशन को बैंकिंग सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक ग्रामीण क्रेडिट को डेवलप करेंगे जो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स और रूरल एरियाज के लोगों की क्रेडिट नीड्स को एसेस करेगा, यहाँ जिससे उनको फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज का एसेस आसान हो सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे बजट में एक लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की। यहाँ एक सेल्फ रेगुलेशन फोकस फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है जिससे यहाँ पे पुराने लॉज के अंडर बनाए गए रेगुलेशंस को अपडेट किया जा सके और यहाँ पे नया अप्रोच मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पर फोकस करेगा जो 21st सेंचुरी के लिए सुटेबल रहेगा। उसके बाद बोला गया कि 4 की मेजर्स है जिससे रेगुलेशंस को एफिशिएंट, मिनिमल और यहाँ पे एडेप्टेबल बनाया जाएगा, साथ ही कंप्लायंस मेंटेन होगा। और यहाँ पे हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस, सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस को रिव्यू करेगी, यहाँ ताकि रिडंडेंसीज हटाई जा सके और यहाँ पे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सके। साथ ही ये कमेटी अपने रिकमेंडेशन 1 साल के अंदर सबमिट करेगी या इसे रिफॉर्म्स टाइमली अपडेट और इम्प्लीमेंट हो सके। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बजट में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की बात की। यहाँ बोला गया कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2025 में लॉन्च होगा जो स्टेट्स को उनके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और इन्वायरमेंट के बेसिस पर एसेस और रैंक करेगा। उसके बाद ये इंडेक्स कॉम्परेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा, यहाँ ताकि स्टेट्स अपने पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस का इम्पैक्ट इवैल्यूएट करेगा, यहाँ ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये रेगुलेशन स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रमोट करे। नेक्स्ट पे एफएसडीसी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप करेगा, यहाँ जो फाइनेंशियल रेगुलेशन की इफेक्टिवनेस को एसेस करेगा और इकोनॉमी के हर सेक्टर में ग्रोथ प्रमोट करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बजट में जन विश्वास बिल 2 के बारे में बताया है। यहाँ बोला गया है कि जन विश्वास 2 का एम 100+ लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करना है, यहाँ ताकि लीगल प्रोसेस सिंपल हो और अब जुडिशरी का बर्डन कम हो। ये बिल जन विश्वास एक्ट 2023 का फॉलोअप है जो पहले ही 180+ लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज कर चुका है। अब हम यहाँ पे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस बिल 2023 के बारे में बात करते हैं। देखिए, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन बिल 2023 183 प्रोविजंस में चेंजेस प्रपोज करता है जो यहाँ पे 42 सेंट्रल एक्ट्स और 90 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन बिल 2023 183 प्रोविजंस में चेंजेस प्रपोज करता है जो यहाँ पे 42 सेंट्रल एक्ट्स और 90 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है।
ये प्रोविजंस इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया, इंडस्ट्री, ट्रेड, आईटी, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल्स, ऑटो सिनेमाटोग्राफी और यहाँ पे फूड सेफ्टी जैसे सेक्टर्स को कवर करता है। यहाँ बिल का मेन फोकस छोटे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करना है जो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, और यहाँ पे क्रिमिनल पनिशमेंट की जगह सिविल पेनाल्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद बोला गया कि जन विश्वास बिल को लोकसभा में 22 दिसंबर 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ उसे ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास रिव्यू के लिए भेजा गया था। साथ ही यहाँ पे बिल की जरूरत थी ताकि क्रिमिनल प्रोविजंस को रैशनलाइज किया जा सके और यहाँ पे जस्टिस सिस्टम पर अननेसेसरी प्रेशर कम हो सके और इससे यहाँ पे टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स को एड्रेस किया जा सके यहाँ बिना सीवियर पेनाल्टीज इंपोज किए। आगे बोला गया कि बिल का गोल है ऑफेंस के सिवियरिटी और पनिशमेंट के बीच बैलेंस एस्टेब्लिश करना ताकि बिजनेस ग्रोथ को एनकरेज किया जा सके और यहाँ पे लीगल बैरियर्स दूर किए जा सके। साथ ही बिल का मेन फीचर ये है कि कुछ प्रोविजंस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स को रिमूव करके सिविल पेनाल्टीज में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया कि पेनाल्टीज को रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे और अब बिल में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का प्रोविजन है, यहाँ जिसमें ऑफेंडर्स एक फिक्स अमाउंट पे करके या केस को बिना कोर्ट के रिजोल्व कर सकते हैं। साथ ही अब फाइन्स और पेनाल्टीज को हर 3 साल में रिवाइज किया जाएगा, या इसमें मिनिमम फाइन का 10% इंक्रीज होगा कुछ ऑफेंसेस के लिए। उसके बाद बिल इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के सभी ऑफेंसेस और पेनाल्टीज को रिमूव कर देता है यहाँ, क्योंकि ये अब आउटडेटेड और इररिलेवेंट है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बोला है वो देखेंगे। यहाँ बोला गया कि कुछ टैरिफ रेट्स को रिमूव किया जाएगा यहाँ ताकि इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यहाँ पे टैरिफ स्ट्रक्चर को सिंपल बनाया जा सके और यहाँ पे ट्रेड में स्मूथनेस आए। उसके बाद अप्रोप्रिएट सेस को अप्लाई किया जाएगा जिससे यहाँ पे ड्यूटी का ओवरऑल इम्पैक्ट बैलेंस में रहे और यहाँ पे टैक्स बर्डन भी थोड़ा मैनेजेबल हो। आगे बताया गया कि इंडस्ट्रियल गुड्स पर एक से ज्यादा सेस या फिर सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा जिससे पे लेवेज की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और यहाँ पे बिजनेस करना आसान हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज को कुछ स्पेसिफिक टैरिफ लाइंस पर एग्जाम किया जाएगा जिससे कुछ गुड्स और सेक्टर्स पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन कम हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बजट में मेडिसिन इंपोर्ट के बारे में बात हुई। यहाँ बोला गया कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो कैंसर, रेयर और क्रोनिक डिसीजेस के पेशेंट्स के लिए जरूरी है उन्हें यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जाम किया जाएगा जिससे इन मेडिसिन का कॉस्ट कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे 6 और मेडिसिन पर सिर्फ 5% कंसेशन ड्यूटी लगेगी यहाँ तक कि एसेंशियल मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट्स के लिए और अफोर्डेबल हो सके। नेक्स्ट बोला गया कि एक नए इनिशिएटिव के तहत 37 और मेडिसिन को बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन लिस्ट में ऐड किया जाएगा जिससे और ज्यादा पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट 13 नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी यहाँ जिसमें इन मेडिसिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन मिलेगा यहाँ ताकि ट्रीटमेंट और एक्सेसिबल हो सके। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बजट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन के लिए सपोर्ट दिया गया। यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, लीड, जिंक एक्सेट्रा पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम किया गया यहाँ तक कि इंडस्ट्री जो इन रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन बढ़ सके। साथ ही यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए शटर लेस लूम्स के 2 नए टाइप्स को फुल्ली एग्जेम्प्टेड टेक्सटाइल मशीनरी लिस्ट में ऐड किया गया यहाँ जिसे मैन्युफैक्चरर्स इजीली मॉडर्न प्रोडक्शन इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्लेस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा गया है जबकि यहाँ पे ओपन सेल्स और दूसरे कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम किया गया यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मूथली फंक्शन कर सके। आगे बोला गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल इंडस्ट्रीज के यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ईवी बैटरीज और मोबाइल फोन्स बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे कैपिटल गुड्स पर एग्जेम्पशन कंटिन्यू किया गया। साथ ही यहाँ पे इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए शिप्स के मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेकिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और कंज्यूमर्स और पार्ट्स पर यहाँ पे बीसीडी दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन 10 साल तक कंटिन्यू रहेगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट बताया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कुछ चीजें की गई। यहाँ बोला गया है कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 9 नए आइटम्स ड्यूटी फ्री इनपुट्स लिस्ट में ऐड किए गए यहाँ तक कि हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए जरूरी मटेरियल्स ले सके और अब सेक्टर का ग्रोथ बढ़ सके। साथ ही यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरा एग्जाम कर दिया गया जिससे इस रॉ मटेरियल का इंपोर्ट और इजी हो सके। आगे बोला गया कि इंडियन सी फूड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से कम करके 5% कर दिया गया यहाँ ताकि इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट्स और अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद यहाँ पे रेलवे गुड्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए उनका एक्सपोर्ट लिमिट 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल का कर दिया गया है यहाँ ताकि रिपेयर और री एक्सपोर्ट का प्रोसेस और फ्लेक्सिबल हो सके। सो क्लियर हो गया यहाँ तक?
नेक्स्ट बजट में ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए। यहाँ बोला गया कि अब तक कस्टम्स एक्ट 1962 में प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज करने का कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं था। अब यहाँ पे एक प्रपोजल आया है कि जो इसका टाइम लिमिट 2 साल फिक्स करेगा और वो यहाँ पे 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है। इससे यहाँ पे असेसमेंट प्रोसेस ज्यादा क्लियर और एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट बोला गया कि एक नया रूल आया है जिसमें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स वॉलंटरली अपनी डिटेल्स डिक्लेयर करके ड्यूटी और इंटरेस्ट पे कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। ये कंप्लायंस को बढ़ावा देगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन सिर्फ उन केसेस के लिए नहीं होगा जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन में रहेंगे। आगे बोला गया कि इंपोर्टेड इनपुट्स के एंड यूज का टाइम लिमिट 6 महीने से बढ़कर 1 साल कर दिया गया है, यहाँ ताकि इंडस्ट्रीज अपनी प्लानिंग और ऑपरेशन और अच्छे से मैनेज कर सके। साथ ही यहाँ पे क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करने का रिक्वायरमेंट भी कम कर दिया गया है, यहाँ ताकि प्रोसेस और सिंपल हो सके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बजट में डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया गया। यहाँ बोला गया कि गवर्नमेंट एक नया इनकम टैक्स बिल लाने वाली है जो न्याय की स्पिरिट को आगे बढ़ाने के साथ यहाँ पे टैक्स सिस्टम को सिंपल और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाएगा। साथ ही यहाँ पे टीडीएस रेट रैशनलाइज किए जाएंगे, यहाँ जिसमें रेट्स कम होंगे और थ्रेशोल्ड्स एडजस्ट किए जाएंगे, यहाँ ताकि टैक्स पेयर्स के लिए क्लैरिटी बढ़े। उसके बाद बोला गया कि सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट 1 लाख तक बढ़ा दी जाएगी, यहाँ ताकि उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिले। और यहाँ पे रेंट पर टीडीएस का थ्रेशोल्ड 6 लाख तक बढ़ाया जाएगा, जो यहाँ पे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर रेमिटेंसेस पर टीसीएस कलेक्ट करने का लिमिट 7 लाख से 10 लाख तक बढ़ाई जाएगी, यहाँ तक कि टैक्स पेयर्स पर अननेसेसरी बर्डन ना आए। नेक्स्ट बोला गया कि टीसीएस पेमेंट में डिले होने पर जो भी पेनल्टीज लगती थी उनको यहाँ पे रियलाइज किया जाएगा अगर ड्यू डेट तक स्टेटमेंट फाइल हो जाए, ताकि यहाँ पे प्रोसेस लेस पेनल्टी हो। साथ ही यहाँ पे टैक्स पेयर जो पहले अपनी करेक्ट इनकम रिपोर्ट करने से रह गए थे उनके लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट 2 साल से बढ़ाकर 4 साल तक कर दिया है, यहाँ ताकि वॉलंटरी कंप्लायंस प्रमोट हो। यह तक क्लियर है। नेक्स्ट बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताया गया। यहाँ गवर्नमेंट एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस करेगी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के आर्म्स लेंथ प्राइस को 3 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए फिक्स करेगा, यहाँ ताकि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोसेस सिंपल हो और अब बार बार प्राइस एडजस्टमेंट का बर्डन कम हो। उसके बाद बताया गया कि सेफ हार्बर रूल्स का स्कोप एक्सपेंड किया जाएगा, यहाँ ताकि लिटिगेशन कम हो और अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में सर्टेनिटी मिले। साथ ही ये स्टेप बिजनेसेस के लिए टैक्स कंप्लायंस को इजी बनाएगा और क्वालिफाइंग एंटिटीज के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट का रिस्क कम करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बजट में बात की गई रिगार्डिंग द सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब 29 अगस्त 2024 के बाद अगर वो अपने पुराने नेशनल सेविंग स्कीम्स अकाउंट से विड्रॉल करेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उनको फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगी और अपनी सेविंग्स बिना एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन के वो यूज कर सकेंगे। साथ ही बोला गया कि एनपीएस वत्सल्य अकाउंट्स भी रेगुलर एनपीएस अकाउंट जैसे ट्रीट होंगे, जो अब सेम लिमिट्स और गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। और यहाँ पे ये अकाउंट्स पेरेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो अपने बच्चे के नाम पर सिर्फ 1000 एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को इजी और एक्सेसिबल बनाता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट हमें बजट में बात की अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ बोला गया है कि नॉन रेसिडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सर्विसेज देते हैं उनके लिए एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन रेजिम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे टैक्स कंप्लायंस इजी होगा और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए नए टैक्सेशन प्रोविजंस लाए जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने और यहाँ पे स्ट्रक्चर टैक्स सिस्टम इंश्योर करने के लिए है। आगे बोला गया कि इनलाइन वेसल्स जो इंडियन वेसल्स एक्ट 121 के अंडर रजिस्टर है उनके लिए यहाँ पे टोनेज टैक्स स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। ये मूव इनलाइन वाटरवेज डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। उसके बाद बोला गया कि स्टार्टअप्स जो यहाँ पे 1 फरवरी 2030 से पहले इनकॉर्पोरेट होंगे उनके लिए टैक्स बेनिफिट्स अवेल करने का पीरियड 5 साल तक एक्सटेंड किया गया है। इससे नए बिजनेस को अर्ली स्टेज ग्रोथ के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट है बजट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में कुछ चीजें बताई। यहाँ बोला गया है कि IFSC में शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज और ट्रेजरी सेंटर्स जो यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज एस्टेब्लिश करती है उनको स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ये मूव यहाँ पे IFSC को ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और अट्रैक्टिव बनाएंगे और यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बेटर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट बताया गया है कि सोवरेन वेल्थ फंड्स और यहाँ पे पेंशन फंड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल तक का एक्सटेंड किया गया है। ये एक्सटेंशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और अब नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई।
यहाँ बोला गया कि न्यू टैक्स रेजिम के अंडर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। ये मिडिल क्लास को टैक्स बर्डन से रिलीफ देगा और उनके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही बोला गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 तक बढ़ा गया है। इससे यहाँ मिडिल इनकम अर्नर्स का टैक्सेबल इनकम कम होगा, जो उनका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट बोला गया कि न्यू टैक्स रेजिम के अंडर रिवाइज टैक्स रेट स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को ज्यादा फेयर और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए फ्रेंडली बनाएगा। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो इसमें यहाँ पे देखो 0 to 4 लाख के लिए कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। देन 4 to 8 लाख के लिए 5% टैक्स रहेगा। देन 8 to 12 के लिए 10%। देन 12 to 16 के लिए 15%। देन 16 to 20 के लिए 20%। देन 20 to 24 के लिए 25%। देन अबव 24 लाख के लिए 30%। यह आपको क्लियर हो गया रिवाइज टैक्स रेट स्लैब्स। सो ये था हमारा बजट रिलेटेड कंटेंट। आई होप इससे आपको बजट में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखिए हमारा अफेयर्समैन आरबीआई का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको सब्सक्राइब बाजू में एक जॉइन बटन मिलेगा। उस जॉइन बटन को क्लिक करने के बाद आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आईसीटी का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।